जब भी बेस पेयर होगा तो एक पोल पर प्यूरिन होगा। बेस पेयरिंग का क्या रूल होता है सर? दो पैरामिडिन भी हैं, तो ये बेस पेयरिंग हो रहा है। बेस पेयर कहाँ बन रहा है सर? किसके किसके बीच में होता है सर? मैंने ऑलवेज बताया कि एडेन जब भी ए टी से ही होगा और जी सी से ही होगा, सी जी से ही होगा, ए टी से ही होगा। ए न तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी। अब जरा स्ट्रक्चर में देखो, यही चीज तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है गुरु, यही चीज तो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा हो। कभी भी बेस पेयर जो है प्यूरिन्स आपस में नहीं होगा, ना ही पैरामिडिन्स का आपस में होगा। जब भी बेस पेयर होगा तो एक पोल पर प्यूरिन होगा और दूसरे पोल पे जो है वो पैरामिडिन होगा। बेस पेयरिंग का क्या रूल होता है सर? बेस पेयर का क्या रूल होता है सर? बेस पेयर का रूल होता है कि एक प्यूरिन होगा और एक पैरामिडिन होगा, तभी जाकर के बेस पेयर होगा। अब प्यूरिन में क्या होता है सर? प्यूरिन में एक है एडेनिन और एक है गुआनिन। मैंने यही बताया ना, दो जो है एडेनिन और गुआनिन, दो प्यूरिन है। दो पैरामिडिन भी हैं, थाइमिन और साइटोसिन। एक है थाइमिन और दूसरा है साइटोसिन। तो जब भी पेयरिंग होगा, बेस पेयरिंग होगा, इन बिटवीन होगा प्यूरिन एज वेल एज पैरामिडिन्स। प्यूरिन और पैरामिडिन्स के बीच में जो है वो बेस पेयरिंग होगा। लेकिन कौन से प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में बेस पेयरिंग होगा सर? ऑलवेज डीएनए के अंदर मैं बता रहा हूं, डीएनए के अंदर ऑलवेज जो पेयरिंग होगा वो एडेनिन का थाइमिन से होगा और गुआनिन का साइटोसिन से होगा। लेकिन जो ये बेस पेयरिंग हो रहा है, बेस पेयर कहां बन रहा है सर? बेस पेयर बन रहा है। बेस पेयर कहां बन रहा है सर? ये जो स्ट्रैंड है, डंडा है, इसके बीच में बेस पेयर कहां बन रहा है गुरु? बेस पेयर बन रहा है फॉस्फेट और शुगर का जो डंडा है उस डंडे के बीच में, ताकि ये फॉस्फेट और शुगर का जो डंडा बना हुआ उन दोनों को जकड़ ले। तो किसके किसके बीच में होता है सर? मैंने ऑलवेज बताया कि एडेनिन का थाइमिन से होगा, ठीक है। और मैंने ऑलवेज बताया कि एडेनिन का थाइमिन से होगा और गुआनिन का साइटोसिन से होगा, और गुआनिन का साइटोसिन से होगा, गुआनिन का साइटोसिन से होगा, गुआनिन का साइटोसिन से होगा, साइटोसिन का गुआनिन से होगा। ये अरेंजमेंट है, आगे क्लासेस में जानेंगे। साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन। ये हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। जब भी ए टी से ही होगा और जी सी से ही होगा, सी जी से ही होगा, ए टी से ही होगा, ए टी से ही होगा, टी ए से ही होगा। कभी भी पेयरिंग होगा तो टी और ए के बीच में, सी और जी के बीच में। लेकिन ये पेयरिंग किस चीज से होता है सर? ये पेयरिंग जो होता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे होता है सर। ये पेयरिंग जो बीच में ऐसे जो बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना सर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमेशा जो पेयरिंग होगा किस चीज से हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रहा है। तो जो पेयरिंग होगा ए और टी के बीच में, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और सी और जी के बीच में, या जी या सी के बीच में, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। न तक कोई दिक्कत होप सो नहीं परेशानी होगी। अब जरा स्ट्रक्चर में देखो, यही चीज तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है गुरु, यही चीज तो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। देखो सी और जी के बीच में यह 3 लाइन है, ए और टी के बीच में 2 लाइन है, सभी स्ट्रक्चर में वही होगा। यहां पर भी देख लो, ए और टी के बीच में 2 है, सी और जी के बीच में 3 लाइन है। जब भी पेयरिंग होगा साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। अब होप सो आपको डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। दिखने तो लगा होगा सर इसके अंदर है क्या गुरु? कितनी सी बात आपको समझ में आ गई? होप सो समझ में आ गया होगा। अब हमारा आगे आता है थोड़ा सा इसका और डिटेल, मैं उसके बाद आगे के क्लासेस में और भी डिटेल आएंगे। अब इसके बाद आता है कि ए जो है सर, डीएनए जो है, यहां से देखो हमेशा जो है थ्रेड क्वाइलिंग हुआ है इस प्रकार से, ऐसे जाके आगे वो मुड़ता रहेगा नागिन के जैसा। यहां से क्वाइलिंग स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और यहां पर आके एक क्वाइलिंग, ये वाला जो क्वाइलिंग है, एक क्वाइलिंग इतना कंप्लीट होता है, ये देखो इतना। सेम यहां पर भी ऐसा है, एक क्वाइलिंग ऐसा आकर के ऐसा कंप्लीट होता है। कहां से स्टार्ट हुआ था? हाँ, एक क्वाइलिंग ऐसा आकर के यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो अब एक क्वाइलिंग है, एक क्योंकि यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ था थ्रेड क्वाइलिंग, फिर यही सेम वाला जो क्वाइलिंग है यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा, आगे ऐसे ही जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक क्वाइलिंग है, जिसको हम
पर टर्न बोलते हैं, पर टर्न बोलते हैं। टर्न मतलब TURN, टर्न मतलब एक कुंडल बोलो हिंदी में, एक घुमाव बोलो ऐसे। एक घुमाव जो ऐसे होगा, इस क्वेश्चन यहां से आता है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो कितना का होता है, याद रखना 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो डायमीटर नापी जाती है एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है। और एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, ये आपको बताना होगा। यहां से लेकर के यहां तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने नीचे वाला काउंट नहीं करना है, नीचे वाला हमने काउंट कर लिया है। ए और टी यहाँ भी है, ए और टी यहाँ नहीं काउंट होगा, सी से लेकर टी तक काउंट होगा, तो 10 आएंगे आपको। अगर यहाँ ए और टी वाला काउंट कर लिया तो यहाँ काउंट नहीं होगा, तो जैसे ए और टी को ही काउंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ए और टी से स्टार्ट किए थे तो इसको काउंट नहीं करना। यानी एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे सर? 10 नाइट्रोजनस बेस आता है, 10 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल डीएनए में, कुछ कुछ डीएनए में जो है नाइट्रोजन बेस के डिफ्रेंसिएशन भी आता है, बट हम यूकैरियोटिक नॉर्मल नाइट्रोजन बेस की बात हम कर रहे हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी सर? 34 एंगस्ट्रॉम थी। कोई पूछ दे कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितना गैप होता है, तो 34 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी ये दोनों बीच के बीच, ये दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितना डिस्टेंस है सर? बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है, ये दूरी होती है। ये डिटेल भी थोड़ा याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। होप सो आपको समझ में आया होगा सर, क्लियर हुआ इतनी सी चीजें आपको, होप सो समझ में आई होगी डीएनए के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे आरएनए के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे सर, आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है सर? डीएनए ही सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है, आगे के और भी पूरा डिटेलिंग में डीएनए और आगे चलेगा, हालांकि आरएनए भी आगे और डिटेलिंग चलेगी, लेकिन अभी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में डीएनए ही तक था। आरएनए क्या होता है सर? आरएनए जो होता है, मैंने बोला डीएनए डबल स्टैंडर्ड था ना, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है सर? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये देखो, इसमें एक ही स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड में भी सेम वही चीज होगा जो डीएनए में था। इस स्ट्रैंड में डीएनए में क्या था सर? फॉस्फेट ग्रुप था, और दूसरा क्या था सर? शुगर था, न्यूक्लियोसाइड में शुगर था। तो इसमें ये भी जो है फॉस्फेट और शुगर से ही मिलकर बना हुआ होगा एपी स्ट्रैंड, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल which produce protein in our body, which responsible for the synthesis of protein, which responsible for the synthesis of protein। अब जरी सी बात आप जरा ध्यान सुनना, या यहाँ लिखा हुआ है अमीनो एसिड इन द रिस्पॉन्स ऑफ डीएनए कंट्रोल बाय द जीन। आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन या कहो अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए के रिस्पॉन्स में जितना डीएनए, क्योंकि डीएनए हर सेल्स में है और हर सेल को अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए बोलेगा, डीएनए के रिस्पॉन्स में ही आरएनए जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। और ये जो प्रोटीन के सिंथेसिस होगा, इट विल बी कंट्रोल बाय द जीन, इट विल बी कंट्रोल बाय द जीन। लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था कि ये जीन वाला लास्ट में समझाऊंगा। जीन्स कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मेडिएशन ऑफ द आरएनए। आरएनए को जीन जो है कंट्रोल करता है कि कितना प्रोटीन बनाना है तुमको।